नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों के लिए घर बैठे बिजली कनेक्शन योजना। सुविधा ऐप से बिजली कनेक्शन के लिए करें अप्लाई। बिना मीटर के मिलेगा बिजली कनेक्शन। मरीजों के लिए बढ़ेगी एम्बुलेंस की सुविधा। 700 नई BLS एम्बुलेंस आपूर्ति कराने की योजना पर मुहर। वर्तमान में 1001 BLS और 574 ALS एम्बुलेंस सक्रिय। बिहार में शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर। कुल 7 लाख शिक्षक की होनी है नियुक्ति। चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सूबे में पाइप सिंचाई योजना की शुरुआत। पाइप सिंचाई से पानी और पैसा बचत। जल संसाधन विभाग ने पाइप मॉडल अपनाया। आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा अवसर। निजी स्कूलों में 25% का आरक्षण। ज्ञानदीप पोर्टल पर करें आवेदन। अब बिना फॉर्म भरे PF अकाउंट होगा ट्रांसफर। PFO ने PF ट्रांसफर को ऑटोमेटिक किया। सिर्फ करना होगा इसके लिए एक काम। इंग्लैंड के खिलाफ कोच गंभीर बनाएंगे रणनीति। कोलकाता में 3 दिन का स्पेशल कैंप का आयोजन। आज से टीम इंडिया का विशेष कैंप होगा शुरू। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए भर्ती आवेदन। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी यानी MT के 434 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को coalindia.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन 14 फरवरी तक की जा सकती है। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन या BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री या PG या डिप्लोमा या CA या ICWA होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये है, जबकि SC ST PWD उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क है। सफल उम्मीदवारों को 60,000 से 1,80,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। किसानों के लिए घर बैठे बिजली कनेक्शन योजना। जी हां, बिहार सरकार किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत वे घर बैठे सुविधा ऐप के माध्यम से निःशुल्क कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह कनेक्शन बिना मीटर के होगा और किसानों को खेत में लगी बोरिंग तक बिजली, तार, पोल व ट्रांसफार्मर भी मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत हर HP पर 85 रुपये प्रति माह का बिल लगेगा, जो काफ़ी कम है। किसान आसानी से ऐप डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे नया कनेक्शन चाहते हो या पहले से कनेक्शन प्राप्त। किसानों के लिए बोरिंग तक तार पोल की सुविधा की मांग की जा सकती है और यह पहल मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के तहत की गई है, जिसमें बाकी के खर्चे सरकार उठाती है। 700 नई BLS एम्बुलेंस आपूर्ति कराने की योजना पर मुहर। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 700 नई BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 57 शव वाहनों की आपूर्ति कराने की योजना पर मुहर लग गई है। इस कदम से मरीजों को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने में समय कम लगेगा और शवों को घर ले जाने में भी सहूलियत होगी। राज्य में पहले से 1575 एम्बुलेंस हैं और 2024-25 में 1001 BLS और 574 ALS एम्बुलेंस सक्रिय हैं। नई एजेंसी के माध्यम से 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। राज्य में BLS और ALS की उपलब्धता राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। CM नीतीश कुमार का आज मनियप्पा दौरा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 18 जनवरी को बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड स्थित मनियप्पा पंचायत में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान, स्टेडियम, 3 पोखर, पानी की टंकी और सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित अस्पताल का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री को करीब 25 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति।
बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। TRE 4 के माध्यम से यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें TRE 3 के दौरान खाली रहे 21,397 पद भी शामिल हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य 75,000 से अधिक स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त करना है और कुल 7 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। सम्राट चौधरी ने अभ्यर्थियों से पूरी लगन के साथ तैयारी करने की अपील की है। इस भर्ती को राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताया गया। हालांकि कुछ यूजर्स ने डोमिसाइल नीति पर सवाल उठाए हैं। बिहार सरकार ने आचार्य किशोर कुणाल को पद्म विभूषण देने की सिफारिश की। बिहार सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की सिफारिश की है। आचार्य किशोर कुणाल का पिछले महीने 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। वे बिहार के महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख थे और कई धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने 1990 के दशक में राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या प्रकोष्ठ में कार्य किया था। बिहार सरकार ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए पद्म विभूषण की सिफारिश की। मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया क्योंकि उनकी बेटी कुणाल के बेटे से विवाहिता हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम शरण शर्मा की। राम शरण शर्मा का जन्म 26 नवंबर 1919 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में MA और लंदन विश्वविद्यालय से PhD की। राम शरण शर्मा ने प्राचीन भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण योगदान दिया और 15 भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में प्राचीन भारत के इतिहास, भारतीय सामंतवाद और शूद्रों का प्राचीन इतिहास शामिल है। वे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रभावशाली इतिहासकार थे और भारतीय इतिहास को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनका निधन 20 अगस्त 2011 को हुआ था। आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% अलाभकारी समूह यानी जिसे DG और कमजोर वर्ग EWS के बच्चों का नामांकन किया जाता है। इस पहल से विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे लाभान्वित होते हैं जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। कमजोर वर्ग के अंतर्गत सभी जाति या समुदाय के बच्चों के लिए यह सीमा 2 लाख रुपए तक है। ज्ञानदीप पोर्टल ज्ञानदीप-RTE.bihar.gov.in के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया 26 दिसंबर 2024 से 25 जनवरी 2025 तक है। पंजीकरण के बाद बच्चों का नामांकन ऑनलाइन फॉर्म भरने के द्वारा होगा। निगरानी ब्यूरो से क्लीन चिट मिलने के बाद ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार में विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अब नियुक्ति पत्र निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर ही दिए जाएंगे। दरअसल पहले फर्जी सर्टिफिकेट मामले में कई शिक्षकों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब निगरानी ब्यूरो ने जांच में कई शिक्षकों को क्लीन चिट दी है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निगरानी ब्यूरो से समन्वय कर ऐसे शिक्षकों की सूची प्राप्त करें और तभी जाकर नियुक्ति पत्र दें। राज्य भर में करीब 5,000 शिक्षकों की जांच जारी है। व्हाट्सएप के नए फीचर से अनरीड मैसेज को कर सकेंगे ट्रैक। व्हाट्सएप एक नया बैज अकाउंट फीचर लाने जा रहा है जो यूजर्स को उनके चैट फिल्टर के साथ अनरीड मैसेजेस की न्यूमेरिकल काउंट दिखाएगा। यह फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास सैकड़ों मैसेज आते रहते हैं और वे उन्हें अलग अलग कैटेगरी में फिल्टर करते हैं। बैज काउंट फीचर से यूजर्स को यह पता चलेगा कि उन्होंने किस फिल्टर में कितने मैसेज नहीं पढ़े हैं। यह फीचर अभी बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट हो रहा है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ने इवेंट शेड्यूलिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं। बिहार कोर्ट कर्मियों की हड़ताल हुई समाप्त। बिहार की 111 कोर्टों में कार्यरत 3rd और 4th ग्रेड के लगभग 11,000 कर्मियों की हड़ताल बीते दिन शुक्रवार को समाप्त हो गई। पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल के कारण पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल कोर्ट में कामकाज ठप हो गया था, जिससे बेल बॉन्ड, बेल रिलीज ऑर्डर और रिकॉर्ड में पेशी प्रभावित हुई। कर्मचारियों ने वेतन असमानता और प्रमोशन की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जिसे अधिवक्ताओं ने समर्थन दिया। सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर कर्मचारियों की परेशानियां बढ़ गई थी।
सूबे में पाइप सिंचाई योजना की होगी शुरुआत। जल संसाधन विभाग ने सूबे में पाइप सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मॉडल पर आधारित होगी। इन राज्यों में यह योजना सफल रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भू अर्जन की समस्या है। पाइप सिंचाई में पानी खेतों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचाया जा सकता है। इस योजना से भूमि की कीमत में कमी आएगी और पानी की बचत होगी, क्योंकि पाइप के अंदर पानी का उपयोग सीधे खेतों तक होगा। विभाग ने इस मॉडल को अपनाने के लिए 4 अभियंताओं की टीमों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भेजने का निर्णय लिया है। ये टीम तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। विभाग ने पुनपुन सिंचाई परियोजना में इस तकनीक का उपयोग करने का भी फैसला किया है। विज्ञान दिवस पर सिम्युलेटर थिएटर का हो सकता है उद्घाटन। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर कोलकाता के राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा पटना के तारामंडल के ग्राउंड फ्लोर में 3D सिम्युलेटर थिएटर का उद्घाटन होने की संभावना है। इस थिएटर में 25 लोग बैठ सकेंगे और बच्चे 4D रोलर कोस्टर राइड का अनुभव ले सकेंगे। इसके अलावा गांधी जी पर बनी शॉर्ट फिल्म 2 प्रोजेक्टरों पर दिखाई जाएंगी, जिसे सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम में वर्चुअल रियलिटी थिएटर की संख्या पब्लिक डिमांड पर बढ़ाई गई है। सिम्युलेटर एक प्रोग्राम या मशीन है जो वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करता है। पवन सिंह की पत्नी ने कहा, जनता का आशीर्वाद मिला तो लड़ेंगी चुनाव। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस सीट या पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर लड़ेंगी भी कि नहीं। शुक्रवार को वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची थी। टेहरी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। यदि किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ने में पीछे नहीं हटेंगी। पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ज्योति ने उनके प्रचार में अहम भूमिका भी निभाई थी। पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया अब हुई सरल। जी हां, ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को पुरानी या नई कंपनी से पीएफ ट्रांसफर के लिए कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। ईपीएफओ के 15 जनवरी के सर्कुलर के अनुसार एक ही यूएएन में कई मेंबर आईडी से ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते वह आधार से जुड़ा हो। इसके लिए कर्मचारी को अपने यूएएन को आधार से लिंक करना होगा। ट्रांसफर केवल तभी संभव है जब यूएएन आधार से जुड़ा हो और सभी व्यक्तिगत जानकारी मेल खाती हो। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। उद्यान विभाग के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक शशांक कुमार और विभागीय हल्धर अरविंद झा को बीते दिन रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शशांक कुमार ने गोरखराम के वेतन को जारी करने के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गुप्त रिपोर्ट के आधार पर की। शिकायतकर्ता गोरखराम की लिखित शिकायत और सत्यापन रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को रिश्वत देने के लिए अरविंद झा से संपर्क करने का निर्देश दिया था। अब दोनों को विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज कई शहरों में तापमान गिरने की संभावना। बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड बढ़ेगी और तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इन दिनों कई जिलों में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और यातायात के साथ साथ जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई शहरों में बीते 4 दिनों से धूप नहीं निकली है, जिससे सर्दी बढ़ी है। अगले 2-3 दिनों तक ठंड में और भी बढ़ोतरी की संभावना है और लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्वी चंपारण में बेंच डेस्क घोटाला पर शिक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार के खिलाफ बेंच डेस्क सप्लाई में गड़बड़ी के मामले में विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने आपूर्ति की गुणवत्ता जांची जो असंतोषजनक पाई गई। इस पर संजीव कुमार के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने वृहद जांच की घोषणा की है और विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। 3 महीने में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है और इस मामले में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया। गोपालगंज में 53 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के आदेश पर 53 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। ये अधिकारी किसी न किसी मामले में जांच अधिकारी थे, लेकिन उनके तबादले के बाद केस का प्रभार नए अधिकारियों को नहीं सौंपा गया, जिससे कई मामले लंबित हो गए। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगा है। यह कार्रवाई 5 से 10 साल पुराने मामलों के लिए की गई है और
कुचायकोट, गोपालपुर, मोहम्मदपुर और बरौली थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राहुल गांधी का आज पटना दौरा। राहुल गांधी 18 जनवरी यानी आज पटना आ रहे हैं, जहां वे 5 घंटे बिताएंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। इस दौरान वे राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन करेंगे और इंदिरा कर्मचारी आवास की भी शुरुआत करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का यह दौरा आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को मजबूत करेगा। यह उनका 1 साल बाद पटना का पहला दौरा है। निशांत कुमार ने जनता से अपने पिताजी को वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मीडिया से अपने पिता और उनकी पार्टी के लिए वोट की अपील की। बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह में भाग लेते हुए निशांत ने बिहार वासियों से जदयू को फिर से सत्ता में लाने की गुजारिश की। उन्होंने अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह वैद के योगदान को याद करते हुए नए साल में लोगों से अपने पिताजी और उनकी पार्टी को समर्थन देने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज होगी आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 18 जनवरी यानी आज पटना में होगी, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में माई महीने योजना, वृद्धा पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा सकती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान इस बैठक में संभव नहीं है, क्योंकि पहले कभी भी इस मंच पर यह फैसला नहीं लिया गया। बैठक की अध्यक्षता लालू यादव करेंगे और इसमें प्रमुख नेताओं, सांसदों और विधायकों की उपस्थिति होगी। इंग्लैंड के खिलाफ कोच गंभीर बनाएंगे रणनीति। भारतीय क्रिकेट टीम में हाल ही में भूचाल आया है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज से पहले 3 दिन का स्पेशल कैंप कोलकाता में लगाने का फैसला किया है। टीम इंडिया 18 जनवरी को यानी आज इकट्ठा होकर ईडन गार्डन्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ रणनीति तैयार करेगी। टीम ने T20 में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीती। नए बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक टीम से जुड़े हैं, जबकि अभिषेक नायर सहायक कोच के रूप में पहले से ही टीम के साथ हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2020 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को पेश की। 1959 में आज के दिन महात्मा गांधी की सहयोगी मीराबेन, जिन्हें मैडलिन स्लैड भी कहा जाता है, उन्होंने भारत छोड़ी। 1896 में आज ही के दिन एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया। 1972 में आज ही के दिन विनोद कांबली क्रिकेट के खिलाड़ी, उनका जन्म हुआ था। 1933 में जगदीश शरण वर्मा भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जन्म हुआ था। 2003 में हरवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक का निधन हुआ था। 1966 में बद्रीनाथ प्रसाद भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हुआ था और 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस मनाया जाता है। सीबीएसई के 14 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक अपलोड करने के निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2024-25 सेशन के लिए सभी एफिलिएटेड स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल मूल्यांकन के अंक 14 फरवरी 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करें। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी हैं। कक्षा 12वीं के इंटरनल ग्रेड 14 फरवरी तक अपलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि अंक अपलोड होने के बाद कोई संशोधन संभव नहीं होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई ने स्कूलों को समय सीमा से पहले कार्य पूरा करना। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी व्हीलर, ऑप्शन बी एडवर्ड अल्बर्ट गैट, ऑप्शन सी जेम्स डेविड सिफ्टन, ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण आयोजित किया था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पावा, ऑप्शन डी बोधगया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पावा। आज का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में नरक का उल्लेखनीय वर्णन दिया गया है? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, ऑप्शन बी
सूत्र कृतांग, ऑप्शन सी अचांग सूत्र, ऑप्शन डी तत्वार्थ सूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूत्र कृतांग। आज का चौथा सवाल है, किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजरायल, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, किस मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून और न्याय मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेंद्र कुमार, बलराम मंडल, मोतीलाल कुमार, सुरेश राम, पीहू शर्मा, रवि मोहन वर्मा, प्रिंस राज, राजकिशोर महतो, रंजित मिश्रा, लवकुश कुमार, सपना कुमारी, यशवंत, वर्षा कुमारी, हरेंद्र सिंह और अर्चना गुप्ता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो इसमें क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।